हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज के वीडियो में हम इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे। वो आपका जो चैप्टर है ना, फूड रिसोर्सेज क्रॉप वाला, जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो उसके हम इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं कितने पार्ट में करते हैं। छोटे छोटे पार्ट में करेंगे क्योंकि यार एक वीडियो लंबी हो जाती है, मैंने ये रियलाइज किया। बाकी मैं पहले आप में प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारे चैप्टर्स के आपको एक एक वीडियो में इंडेक्स और एक्सरसाइज भी मिलेगी आपको। और अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पार्ट्स में करूँ, क्योंकि बोर भी हो जाता है बच्चा। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। भाई ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, छोटे क्लास का बच्चा ही बता देगा कि भाई हम जब सीरियल्स खाते हैं या पल्सेस खाते हैं, फ्रूट या वेजिटेबल खाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है। व्हाट डू वी गेट, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो सीरियल्स जब हम खाते हैं, एक करके देख लेते हैं भाई। सीरियल्स खाते हैं हम। सीरियल्स मतलब क्या होता है, पहले तो वो बताओ। जैसे हमारा गेहूं, यानी कि वीट, चावल, मक्का, मेज, इस तरह की चीजें जब हम खाते हैं, उससे हमें क्या मिलता है। उससे हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। शॉर्ट में समझा रहा हूँ तुम्हें मैं। उससे हमें क्या कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये पूछा कि क्या मिलेगा हमें। तो सीरियल जैसे हम वीट, राइस, मेज, ये सब खाते हैं, तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमें एनर्जी मिलती है खाना वाना खा के, वो। जैसे पल्सेस है। पल्सेस में क्या क्या हो गया भाई। पल्सेस बहुत सारे टाइप की होती है, जैसे पी, है ना, चना, ग्राम, इस तरह की मटर या फिर सोयाबीन, ये सब पल्सेस में आते हैं। तो इसको एक्सेट्रा, इसको खा के हमें क्या मिलता है भाई, प्रोटीन मिलती है। तो बच्चों को पता है पल्सेस दाल खा के हमें क्या मिलता है, प्रोटीन। प्रोटीन मिलती है, प्रोटीन मिलती है। अब दूसरा ही पूछा, फ्रूट एंड वेजिटेबल खा के क्या मिलता है। फ्रूट्स एंड वेजीज, ये खा के हमें क्या मिलता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल खा के हमें विटामिन मिलते हैं। हमारी बॉडी में विटामिन जो जरूरत होती है वो मिलते हैं। मिनरल्स की जो जरूरत होती है वो मिलते हैं ना। उसके साथ साथ ये फ्रूट्स और वेजिटेबल में कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, और ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो ये पूछा था क्या क्या मिलता है, तो भाई देख लो। कार्बोहाइड्रेट से, ये जो हम सब खाते हैं सेल्स वगैरह से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, पल्सेस वगैरह से प्रोटीन मिलती है, और फ्रूट्स वेजिटेबल से विटामिन, मिनरल, और इनके अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, कुछ कुछ अमाउंट। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, हाउ डू बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। पहले तो ये बताओ कि बायोटिक क्या होता है और एबायोटिक क्या होता है। तो बायोटिक मतलब जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं बायोटिक। और एबायोटिक सिंपल नॉन लिविंग। तो कह रहा है कि बायोटिक और एबायोटिक कुछ फैक्टर होते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा कोई फैक्टर हो या नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा कोई फैक्टर हो, वो क्रॉप की प्रोडक्शन, मतलब जो फसल की जो पैदावार होती है, प्रोडक्शन मतलब फसल कितनी बनी, प्रोड्यूस हुई, तो फसल की प्रोडक्शन में क्या इफेक्ट करता है। तो एक एक करके देखते हैं बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में फसल की प्रोडक्शन में क्या इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है। तो वो देख लेते हैं। जैसे बायोटिक फैक्टर जो है कि भाई अगर फसल पे आपका कोई मतलब चूहे वगैरह आ जाए, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में रोडेंट्स, चूहे या दूसरे दूसरे टाइप के कुछ आ जाए, पेस्टिसाइड्स, पेस्ट आ जाए, इंसेक्ट आ जाए, ये सब चीजें अगर फसल पे लग जाए, तो क्या होता है भाई, अफेक्ट करेगा लॉस ऑफ ग्रेन। जो भी हमारी फसल है उस पर लॉस होगा, लॉस ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब जो भी हमने उगाया वगैरह। बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग जो थिंग्स हैं, जैसे कि रोडेंट्स, पेस्टिसाइड, इससे क्या हुआ, क्रॉप को ग्रेन का लॉस हुआ भाई। कीड़े वगैरह लग जाएंगे या रोडेंट्स वगैरह खा जाएंगे तो ग्रेन का लॉस ही होगा। दूसरा फैक्टर आपका क्या हो सकता है, मैंने पूछा एबायोटिक फैक्टर में क्या होता है। एबायोटिक फैक्टर्स यानी नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्रॉप को कैसे इफेक्ट करती है, क्रॉप की प्रोडक्शन को कैसे इफेक्ट करती है। भाई जैसे अगर सूखा पड़ जाए, जिसको हम इंग्लिश में ड्राफ्ट बोलते हैं, या फिर आपका जो पानी है उस वो बहुत ज्यादा नमकीन पानी यूज कर ले, सैलिनिटी अगर ज्यादा हो जाए, या पानी इकट्ठा हो जाए, जमा हो जाए फसल में, क्रॉप जहां पर है वहां पर खेतों में पानी जमा हो जाए, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग, लॉगिंग मतलब पानी इकट्ठा हो गया एक जगह, तो उससे भी फसल खराब होती है, प्रोडक्शन में लॉस होता है। दूसरा क्या होता है भाई, और भी बहुत सारे रीजन है भाई। हीट ज्यादा हो गई किसी मौसम में, या कोल्ड ज्यादा हो गई, या फिर ओस पड़ गई, फ्रॉस्टिंग हो गई, इन सब चीजों से भी आपके क्रॉप की प्रोडक्शन में इफेक्ट होता है। एबायोटिक फैक्टर मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारी। बायोटिक फैक्टर मतलब ये सब आपको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन में। और किस तरह से इफेक्ट करते हैं भाई, जैसे अगर ये चाहे बायोटिक फैक्टर हो चाहे एबायोटिक फैक्टर हो, चाहे लिविंग थिंग्स के हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स के हो, क्रॉप को हमेशा लॉस करते हैं। कैसे कैसे लॉस करते हैं कि भाई जो आपकी जो सीड की जर्मिनेशन है,
जो सीड है वो जब धीरे धीरे उगते हैं, जर्मिनेट करते हैं, वो पुअर हो जाएगी। ऐसे कैसे इफेक्ट करेगा? पुअर सीड जर्मिनेशन हो जाएगी, है ना, पुअर सीड जर्मिनेशन हो जाएगी। या फिर आपका जैसे यहाँ पर ये बायोटिक फैक्टर इंसेक्ट्स वगैरह लग जाए तो क्या होगा? इन्फेस्टेशन ऑफ इंसेक्ट्स, ये हर जगह कीड़े कीड़े लग जाएंगे आपकी फसल में। इन्फेस्टेशन ऑफ, इन्फेस्टेशन ये वर्ड है इंग्लिश का, इन्फेस्टेशन मतलब इंसेक्ट्स, बहुत फसल पे कीड़े लग जाए बहुत सारे, इन्फेस्टेशन ऑफ। उससे क्या होगा? ये देखो कितने सारे टाइप के इफेक्ट कर रही है बायोटिक एंटीबायोटिक, कि सीड जर्मिनेशन पोर होगी, कीड़े लग जाएंगे फसल में, या फिर लो यील्ड। लो यील्ड मतलब क्या होता है? मतलब बहुत कम, भाई सारी चीज खराब हो जाएगी, लॉस हो जाएगा इनकी वजह से, बायोटिक एंटीबायोटिक फैक्टर वजह से। तो जो फसल जो मिलेगी वो बहुत कम होगी, लो यील्ड। यील्ड मतलब बहुत कम हमें मिला, जो हमने फसल बनाई वो कम मिली हमें, क्योंकि बाकी तो खराब हो गई। या फिर एक और फैक्टर हो सकता है कि भाई जो लीव्स वगैरह होती है ना, उनका कलर फेड हो जाता है, इसको बोलते हैं डिसकलरेशन, डिसकलरेशन ऑफ लीव्स। तो ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर इस तरह इतने सारे बेस से आपकी क्रॉप के प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लो जी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। कह रहा है भाई एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक जिससे कि क्रॉप जो है आपकी, क्रॉप जो है वो आपकी अच्छी हो, क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी हो, उसको बोलते हैं एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो प्लांट में जो इफेक्ट करे उसकी ग्रोथ को, अच्छी क्वालिटी की, मतलब बेसिकली क्रॉप बने, तो कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं ये पूछ रहा है। डिजायरेबल कौन से वो कैरेक्टर्स है जिससे क्रॉप में इंप्रूवमेंट हो जाए। तो इसका देखो सबसे एग्जांपल के, अब देखो जो बहुत कॉमन है जो आपके 9th स्टैंडर्ड में दे रखा है वो ये है कि भाई कौन सा वो एग्रोनॉमिक, मतलब कौन से वो फसल, कौन से कैरेक्टर्स हैं प्लांट्स के जिससे कि क्रॉप में इंप्रूवमेंट हो। तो जैसे आपकी जो फॉडर क्रॉप्स होती है, फॉडर क्रॉप्स मतलब क्या होता है पहले तो ये जानो। फॉडर क्रॉप्स मतलब जो, जिसको हम देसी भाषा में भूसा वगैरह बोलते हैं ना, जो आपके काउस वगैरह खाते हैं, उसको बोलते हैं फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स को जब हमें उगाना होता है ना, तो उसको क्या होनी चाहिए? फॉडर क्रॉप्स हमेशा टॉल होनी चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ मैं, टॉल, ये पूछ रहा है क्या कैरेक्टरिस्टिक है क्रॉप के इंप्रूवमेंट की, तो वो फॉडर क्रॉप जो होती है वो टॉल होनी चाहिए, और उसके अंदर प्रोफ्यूज्ड ब्रांचिंग होनी चाहिए। प्रोफ्यूज्ड का मतलब, ये वर्ड समझाऊंगा अभी, प्रोफ्यूज्ड ब्रांच। प्रोफ्यूज मतलब ऐसे जैसे कोई पेड़ है ना, तो उसमें बहुत सारी ब्रांच से ब्रांच ऐसे निकली जा रही है, ब्रांच ब्रांच ब्रांच, बहुत सारी ब्रांच निकली जा रही है, बहुत सारी ब्रांच, इधर ब्रांच इधर ब्रांच। तो उससे क्या होगा? उसकी प्रोफ्यूज ब्रांचिंग जब होगी ना उसकी, तो वो ज्यादा बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा। प्रोफ्यूज ब्रांचिंग जो होगी, मतलब कहने का मतलब प्रोफ्यूज ब्रांचिंग अगर होगी तो चारों तरफ से वो फैल जाएगा। ठीक है जी। आपने देखा ना ये, कि फॉडर क्रॉप मतलब बेसिकली जो एनिमल्स के लिए यूज होती है, ये समझ ना, एनिमल्स वगैरह जो खाते हैं, हम भूसा भी बोलते हैं उसको देसी भाषा में। फॉडर क्रॉप्स के लिए एक तो टॉल होनी चाहिए और दूसरा प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होनी चाहिए। प्रोफ्यूज ब्रांचिंग से क्या होता है, मैंने कहा ऐसे जगह जगह ब्रांच निकली जाती है, तो उससे क्या होता है, एकदम डेंस हो जाती है, बहुत ही किसी डेंस बनती है। आपने देखा होगा पूरा एकदम डेंस डेंस होता है, एकदम बुशी बुशी, ये वाला बढ़िया देखो, बुशी होती है। फ्यूज ब्रांचिंग मतलब बुशी हो जाती है। तो ये एक एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक है क्रॉप की इंप्रूवमेंट, कि भाई अगर हम फॉडर क्रॉप्स कर रहे हैं जो एनिमल्स वगैरह को खिलाने के लिए हम करते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए? फ्यूज ब्रांचिंग होनी चाहिए और टॉलनेस होनी चाहिए। दूसरा, अगर हम सीरियल्स वगैरह, जो सीरियल्स मैंने बताया ना आपको, सीरियल्स वगैरह में क्या होनी चाहिए कि वो डॉर्फ होने चाहिए। डॉर्फ मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? जैसे एग्रोनॉमिक कैरेक्टर ऑर्डर क्रॉप का क्या है कि उसमें प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होनी चाहिए। प्रोफ्यूज ब्रांचिंग मैंने समझा दिया, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकले हो जिससे कि बुशी बुशी दिखे, वो होना चाहिए और टॉल होनी चाहिए फॉडो क्रॉप के लिए। तो एग्रोनॉमिक करेक्टर, ये प्लांट का ये वाला करेक्टर होना चाहिए अच्छी इंप्रूवमेंट के लिए, क्रॉप की इंप्रूवमेंट के लिए। सीरियल्स वगैरह में क्या होना चाहिए? डॉर्फ होनी चाहिए। सीरियल्स मैंने आपको बताया ना प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसे राइस, व्हीट, मेज, ये सब क्या है? सीरियल्स है। इसमें क्या होना चाहिए? जो आपकी क्रॉप होनी चाहिए वो डॉर्फ होनी चाहिए। टॉल क्रॉप, क्योंकि जो टॉल क्रॉप होती है ना वो एयर को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा उससे, और जो छोटी होती है वो एयर को रेजिस्ट कर पाएगा। जैसे मान लो अगर छोटी ऐसे क्रॉप है, छोटी है, हाइट इसकी कम है, इतनी है, तो ऐसे जो हवा चलेगी ना, हवा चलेगी उसको ये अच्छे से रेजिस्ट कर पाएगा। और अगर टॉल होगा ना तो वो इतना रेजिस्ट नहीं कर पाएगा और क्रॉप ऐसे गिर जाएगी, टूट जाएगी, तो वो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए सीरियल्स वगैरह के लिए डॉर्फ होनी चाहिए। डॉर्फ मतलब छोटा, बोना, इंग्लिश का वर्ड है भी डॉर्फ, मतलब बोना। ठीक है। तो ये अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे कि क्रॉप की इंप्रूवमेंट होती है, कि फॉडर क्रॉप के केस में टॉल होनी चाहिए, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होनी चाहिए। सीरियल्स वगैरह के केस में डॉर्फ होनी चाहिए। और तो ड्रॉप क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ड्रॉप जो है वो एयर को अच्छे से रेजिस्ट करती है। फॉडर क्रॉप क्या होता है? एनिमल्स वगैरह के लिए जो हम क्रॉपिंग करते हैं उसको बोलते हैं फॉडर क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लो जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो पूछ रहा है भाई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता क्या है, उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट बोला नहीं जा रहा मुझसे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता क्या है और उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या होता है, मैक्रो, पहले तो ये वर्ड समझो, मैक्रो दो वर्ड होते हैं ना, मैक्रो और इसका अपोजिट क्या होता है, माइक्रो। तो मैक्रो मतलब आप बोल सकते हो लार्ज, बड़ा, मैक्रो मतलब बिग, लार्ज, बिग कुछ भी, और माइक्रो मतलब स्मॉल। जैसे हम बोलते हैं ना माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये वर्ड माइक्रो वहां से, स्कोप मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है, माइक्रोस्कोप मतलब छोटा। जैसे याद करने का तरीका, माइक्रो शब्द मतलब इंग्लिश का वर्ड है, जहां पर भी माइक्रो लग जाता है मतलब छोटा, तो और मैक्रो मतलब बड़ा। तो ये पहले तो मैक्रो वर्ड का मतलब आप समझ गए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो का मतलब बड़ा, ये पता चल गया। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं कि वो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट्स की ग्रोथ और प्लांट्स के फंक्शन या सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स which are required, essential nutrients which are required for the तो ग्रोथ के लिए, फंक्शन के लिए, फॉर द ग्रोथ, फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल, ग्रोथ फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, उनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब वो पूछा है कि भाई इनको मैक्रो क्यों कहा जाता है, ये तो पता चल गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। तो ये पता चल गया हमें फर्स्ट वाला पार्ट, व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब पूछ रहा है एंड और, कि उनको मैक्रो ही क्यों कहा जाता है। तो उनको मैक्रो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं प्लांट्स में, बहुत ही लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। मैंने आपको बताया ना मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज। तो दे आर कॉल्ड मैक्रो, दे आर कॉल्ड macronutrients because, yeah, लिख रहा हूँ, they are called macronutrients because they are required in large amount, required in large amounts by plants। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट उसको इसलिए कहा जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं प्लांट्स में, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं प्लांट्स में। और कौन कौन से होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से होते हैं, बेसिकली मोटा मोटी 6 तरीके के होते हैं। कौन कौन से याद करोगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे सब लिखोगे तो। नाइट्रोजन, ये सब चाहिए होते हैं उसको, प्लांट्स को। फॉस्फोरस, है ना, पोटेशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए होते हैं, लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, सल्फर, ठीक है, ये सब होता है। समझ आ गया पार्ट। नेक्स्ट देख लिया जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट। कह रहा है भाई प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलते कैसे, हाउ डू दे गेट न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली देखो, आपका मतलब कोई भी ऐसा प्लांट है, ये प्लांट है मान लो, ठीक है, ये उसके मान लो लीव्स हैं, हाँ, ये कुछ उसमें है, फ्लावर, लीव्स, और ये क्या होता है इसकी, ये नीचे ऐसे रूट होता है, नीचे क्या होता है, जमीन के नीचे ऐसे ये रूट्स है, हाँ, और ये आपके ऐसे जमीन के नीचे रूट है, और ये सैंड है, सैंड। तो पूछा भाई प्लांट्स को न्यूट्रिएंट कैसे मिलते हैं। बेसिकली न्यूट्रिएंट जो, ये जो रूट है ना, ये जो रूट है, ये न्यूट्रिएंट सॉइल, ये जो सॉइल है, ये सॉइल है, हाँ, ये वाला पार्ट सॉइल है, ये वाला पार्ट रूट है। तो बेसिकली जो रूट है ना, वो सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब कर लेता है मोस्टली। ये पूछ रहा था कि प्लांट को न्यूट्रिएंट कैसे मिलते हैं। तो बेसिकली तो प्लांट को न्यूट्रिएंट सॉइल से मिलते हैं। सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, वो रूट रूट एब्सॉर्ब करके ऐसे चारों तरफ सारे प्लांट्स में पहुंचा देती है। तो कहाँ से मिलते हैं बेसिकली, आप क्या बोलोगे, मोस्टली न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स आर सप्लाइड बाय द सॉइल। तो मोस्टली nutrients to the plants are supplied by, mostly nutrients to the plants are supplied by the soil। तो मोस्टली जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन सप्लाई करता है, पूछ रहा है ना कहाँ से मिलते हैं, तो सॉइल से मिलते हैं। बाकी कुछ 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 न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो कि एयर और वाटर से भी मिलते हैं, एयर और वाटर से भी कुछ न्यूट्रिएंट मिलते हैं। जैसे एयर से क्या मिलता है, एयर और वाटर से भी कुछ मिलते हैं, मोस्टली तो सॉइल से मिल जाते हैं। जितने भी हमने न्यूट्रिएंट अभी देखे वो मोस्टली सॉइल से मिल जाते हैं प्लांट को।
और कुछ कुछ एयर और वाटर से भी मिलते हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह के न्यूट्रिएंट उनको किससे मिलते हैं, एयर और वाटर से भी मिल जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन नंबर